नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग गुप्त काल के कुछ शेष बचे हुए 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि हमारे लगभग सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग अपने आप को अभी जांच सकते हैं कि आप लोग कितना का आंसर जानते हैं, तथा उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट 2 गुप्त काल। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है, उस समय सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे और उस सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम की रचना की थी। ठीक है, तो कुमार संभवम की रचना किसने की थी? कालिदास ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उनका उपज का 6ठा भाग था। अर्थात यदि अगर 6 किलो अनाज पैदा होता था तो उसमें 1 भाग वो राजा का होता था राजस्व के लिए। ठीक है, अर्थात गुप्त युग में भू राजस्व की दर जो थी वो उपज का 6ठा भाग था, अर्थात 1/6 भाग था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन होना स्टार्ट हो गया था। एक के बाद एक धीरे धीरे करके क्रम बाय क्रम उसका पतन होना स्टार्ट हो गया था, वो गुप्त काल का। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिया था? तो ये गुप्त वंश के शासक का, और यही कारण है कि धीरे धीरे इनका नगर जो है पतन होते चला गया था। अगला है, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम है ये चंद्रगुप्त की स्मृति में है, जो कि गुप्त वंश का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो इसका नायक जो था वो था अग्निमित्र। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम की रचना जो है ये संस्कृत भाषा में कालिदास ने की है और इसमें अग्निमित्र के बारे में पूरा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये उसके प्रयाग अभिलेख में। ठीक ना, ये प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। तो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग अभिलेख में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? अर्थात स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, वो उनको समान दर्जा प्राप्त था, वो था गुप्त काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त राजवंश। और आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि स्कंदगुप्त ने भारत पर हूणों को आक्रमण करने से रोका था। तो किसने रोका था? तो स्कंदगुप्त ने भारत पर आक्रमण करने से हूणों को रोका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, अगला है, सोने का सर्वाधिक सिक्का किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्का जारी किए गए थे और उस सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसके रचनाकार कौन थे? तो वे थे कालिदास। ठीक है, कालिदास थे कुमार संभवम के रचना, और यूरोपीय भाषा में अनुवादित ये प्रथम भारतीय ग्रंथ था, जो कि कालिदास के द्वारा रचित थी, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगला है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से। ठीक है, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। अगला है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के
क्या कहलाते थे? तो चांदी के सिक्के जो थे वो रूपक कहलाते थे। और वही अगर पूछा जाए कि सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, तो सोने के सिक्के कहलाते थे दिनार। और सर्वाधिक गुप्त काल में चला था ये सोने के सिक्के, जिसे दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो रूपक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो ये गुप्त युग को है। और ये दशमलव प्रणाली का आविष्कार कौन किया था? तो आर्यभट्ट, जो कि एक महान गणितज्ञ थे, इन्होंने किया था। और ये गुप्त युग में किया था। ठीक है, अर्थात आर्यभट्ट का संबंध जो है वो गुप्त काल से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो ये था समुद्रगुप्त। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे शिक्षा के मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। ठीक है, तो शिक्षा के देवी सरस्वती जो कि अपने हाथ में वीणा को रखती है, तो उसी के जैसा ये भी समुद्रगुप्त भी वीणा को बजाते हुए इनका चित्र देखा जाता है। और इन्होंने अपने सिक्के कुछ चलवाए थे जिसपे कि अपने आप को उन्होंने वीणा बजाते हुए आकृति में ढलवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया समुद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये था रामगुप्त। रामगुप्त ने तांबा का सिक्का जारी किया था। ठीक है, इसमें हम लोग 3 तरह के सिक्के को देखे थे। सोने के सिक्के जिसे दिनार कहा जाता है, चांदी का सिक्का जिसे रूपक कहा जाता है, और एक तांबा का सिक्का। ठीक है, तो तांबा का सिक्का को रामगुप्त ने जारी करवाया था। ये रामगुप्त पहला शासक था जिसने गुप्त काल में तांबा का सिक्का को जारी करवाया था। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी जंग रोधकता के कारण। दोस्तों, जो कुतुब मीनार के निकट जो है उसके सामने में जो है लौह स्तंभ, ये इसका अभी तक का ये मेन खासियत है कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। उसकी जंग रोधकता इतनी अच्छी है कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है, जिसके कारण कि ये वैज्ञानिकों का अपने ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हो गए। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को इसमें कितना नंबर आया। इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अवश्य लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।